हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज की क्लास में हम लोग मैथ वेरियर टेस्ट करने वाले हैं, जो कि हमारी मैथ मिशन बुक में से लिया गया है। तो आज कौन सा टेस्ट होने वाला है बच्चों? तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, टुडे वी आर गोइंग टू डू मैथ वेरियर टेस्ट नंबर 7। समझे? और टॉपिक क्या होने वाला है? टॉपिक होने वाला है प्रोबेबिलिटी। इस टेस्ट का पीडीएफ क्वेश्चन पेपर लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोर ओवर और भी बहुत सारे लेक्चर्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो कि टर्म टू प्रिपरेशन में हेल्प के लिए मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं जरा और इस प्यारे से क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब देते चलते हैं। तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके इस वीडियो को लाइक कर लेना और अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर भी कर देना। ठीक है जी, अब चलते हैं फाइनली और अपना टेस्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, टेस्ट नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। The random variable x has a probability distribution p of x as given below। तो p of x की वैल्यू इस तरीके से गिवन है। आपको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है ना? तो सबसे पहले मुझे k की वैल्यू निकालनी होगी। इसके लिए यहाँ पर हम इस फैक्ट का यूज करेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना काम शुरू करो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो x की वैल्यू 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है और फिर अदरवाइज लिखा हुआ है। अदरवाइज यानी x की वैल्यू 3, 4, 5 इस तरीके से भी हो सकती है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 यानी देखो p ऑफ x इक्वल्स 0 प्लस p ऑफ x इक्वल्स 1 प्लस p ऑफ x इक्वल्स 2 प्लस p ऑफ x इक्वल्स 3, क्योंकि अदरवाइज वाले कंडीशन यहाँ पर गिवन है जैसा कि मैंने बताया, तो इसलिए मैंने ये भी लिख दिया है। प्लस अब इसको आप p ऑफ x इक्वल टू 4 भी लिख सकते हो, p ऑफ x इक्वल टू 5 भी लिख सकते हो और लिखते चलो पता नहीं कहाँ तक, ये पूरा 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस फंक्शन का यूज करके जब x 0 है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू k है, जब x 1 है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 2k है। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट बैक कर देंगे। तो ये बनेगा सबसे पहले आपका k, चेक करो, फिर आपका 2k, फिर आपका 3k और फिर ये 0 आता जाएगा और ये चलता जाएगा, आगे भी 0 ही आएगा, ये पूरा इक्वल्स 1। ठीक है ना? तो ये बन जाएगा आपके लिए 6k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1/6। ये तो k की वैल्यू आ गई, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया था। अब हमसे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू भी पूछी गई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब x की वैल्यू 1 हो, है ना, या फिर 1 से बड़ी हो लेकिन 2 हो या 2 से छोटी हो, तो मुझे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स देखो हमें ये निकालना पड़ेगा प्लस फिर हमें ये भी निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो जब x इक्वल टू 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पर आप देख लो ये 2k। ठीक है ना? सो लेट मी राइट, ये हो जाएगा 2k। फिर जब x इक्वल्स 2 है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है बच्चों? तो ये रहा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3k। तो ये पूरा बन जाएगा आपका 5k। k की वैल्यू आपने अभी निकाली है, तो ये बन जाएगा 5/6। यानी क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। एक बार देख लो ध्यान से। ठीक है बच्चों, चलें आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या बोला हुआ है? अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इवेंट्स एज्यूम कर लो। मैं एक इवेंट ले लेता हूँ, इवेंट A। तो यहाँ पर मैं इसको एज्यूम कर लूँगा गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 9। ठीक है, फिर इसके बाद एक इवेंट B ले लेंगे। इसमें हम क्या एज्यूम करेंगे कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे।
यहाँ पर सम ग्रेटर देन 9 की बात हो रही है, यानी सम की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 10 या फिर 11 या फिर 12। तो सम 10 कब होगा बच्चों, जब हमें मिलेगा 5,5 या हमें मिलेगा 6,4 या हमें मिलेगा 4,6। ठीक है ना। अच्छा सम 11 कब होगा बच्चों, तो 5,6 एंड 6,5। अच्छा सम 12 कब होगा बच्चों, 6,6। तो ये जितने भी आउटकम्स दिख रहे हैं ना, बेसिकली ये सारे आउटकम्स इवेंट ए के अंदर होंगे, समझे। यानी इनको अगर मैंने ऐसे करली ब्रैकेट में लगाया तो ये अब इवेंट ए का काम करेगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, पी ऑफ ए ओवर बी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसका मतलब ये हुआ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। समझे बच्चों। ठीक है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर इवेंट बी अगर मैं लिखूँ तो इवेंट बी में इन्होंने क्या बोला था, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। तो यहाँ पर बेसिकली देखो इस तरीके से होगा 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड देन 5,6। ठीक है बच्चों। अब सुनना, ए और बी में क्या क्या कॉमन है एक बार चेक करके देखो। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या क्या कॉमन है, 5,5, यस ये तो कॉमन है, दिख रहा होगा आपको बच्चों, 5,5 कॉमन है। इसके बाद क्या 6,4 बिल्कुल कॉमन नहीं है, 5,6 कॉमन है, चेक करके देखो। ठीक है ना, मतलब हमारे ए इंटरसेक्शन बी में कितने आउटकम दिख रहे हैं, सो 2। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर क्योंकि आपने डाइस को रोल किया है ना, 2 डाइस हैं, सो 2/36 और पी ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इवेंट बी में देखो कितने आउटकम्स हैं, तो ये 6 आउटकम्स हैं, यानी 6/36। पूरा सिंप्लीफाई करोगे 2/6 आएगा, जिसे आप लोग 1/3 भी लिख सकते हो। तो बस ये आपका फाइनली आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या बोला हुआ है बच्चों, अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम वॉज गिवन टू 2 स्टूडेंट्स अभिजीत एंड भवानी। 2 बच्चों को मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया गया है। देयर चांसेज ऑफ नॉट सॉल्विंग इट आर 1/2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। If both of them try to solve the problem independently, find the probability that it is solved। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर इवेंट ए एज्यूम करूँगा और इवेंट बी भी एज्यूम करूँगा। तो इवेंट ए मैं क्या लूँगा, इवेंट ए लूँगा दैट अभिजीत सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ठीक है, एंड इवेंट बी मैं लूंगा कि भवानी सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि देयर चांसेस ऑफ नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी पी ऑफ ए डैश गिवन है दैट इज 1/2। तो यहाँ से पी ऑफ ए डैश का मतलब हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए। तो बेसिकली हमें पी ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 1 माइनस हाफ, यानी 1/2 ही आएगा। सिमिलरली पी ऑफ बी डैश गिवन है दैट इज 1/3। तो इसमें से भी मुझे 1 माइनस पी ऑफ बी करके पी ऑफ बी निकालना पड़ेगा, सो दैट विल बी 1 माइनस 1/3, यानी 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी पूछा गया था कि इफ बोथ ऑफ देम ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज सॉल्व, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तब उसे अभिजीत सॉल्व करे या भवानी सॉल्व करे, है ना, या दोनों ही सॉल्व कर लें, बस हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरीके से मैं निकालूंगा, दैट मीन्स 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। तो ये बनेगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, एक सेकेंड, इंटू 1/3, समझे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस 1/6, यानी 5/6। दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने पी ऑफ ए फाइंड किया या पी ऑफ बी फाइंड किया वो फ्री में फाइंड किया, उसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है बच्चों,
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्या बोला हुआ है बच्चों? एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोवन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सिक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम x एज्यूम करेंगे। लेट x डिनोट्स नंबर ऑफ सिक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो सकती है? क्योंकि आपने डाई को 2 बार थ्रो किया है तो x की वैल्यू या तो 0 या फिर 1 या फिर 2 हो सकती है। समझे? यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 दोनों पे 6 आ सकते हैं या फिर एक पे 6 आ सकता है या किसी पे भी 6 ना आए, ये भी हो सकता है। समझे? तो यहाँ पर एक इवेंट ई मैं लूँगा, इसका मतलब होगा गेटिंग 6, गेटिंग 6 ऑन द डाई। ठीक है, तो यहाँ से P ऑफ E की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? तो ये हो जाएगा 1/6। तो P ऑफ E डैश क्या हो जाएगा? 1 - 1/6 यानी 5/6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर मैं टेबल डायरेक्टली फॉर्मुलेट करने लगूँ तो ये रहेगा x और ये रहेगा P ऑफ x। तो x की वैल्यू 0, यानी एक बार भी आपको 6 नहीं मिला। दैट मीन्स P ऑफ E डैश इंटू P ऑफ E डैश। सो दैट मीन्स 5/6 इंटू 5/6 यानी 25/36 आ जाएगा। फिर x की जगह 1, दैट मीन्स P ऑफ E इंटू P ऑफ E डैश प्लस P ऑफ E डैश इंटू P ऑफ E। तो इसका 2 टाइम्स ही कर दो। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू 1/6 इंटू 5/6 यानी 10/36 आ जाएगा। चेक करके देखो। फिर यहाँ पर x की जगह 2, दैट मीन्स P ऑफ E इंटू P ऑफ E। दैट मीन्स 1/6 इंटू 1/6 यानी 1/36। तो बस ये आपका टेबल हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये लो जी, आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल तैयार हो चुका है। चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या बोला हुआ है? अ पर्सन हैज़ अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike. Determine the probability that the construction job will be completed on time. यहाँ पर इवेंट्स क्या होंगे? मैं एक इवेंट ई लूँगा, इसका मतलब मैं क्या मानूंगा कि कंस्ट्रक्शन जॉब is completed on time। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 केसेस बता रहा है। कंस्ट्रक्शन जॉब के टाइम पे कंप्लीट होने के 2 केसेस क्या बता रहा है कि स्ट्राइक हो भी सकता है और स्ट्राइक नहीं होगा, ये भी हो सकता है ना। देयर विल बी स्ट्राइक एंड देयर इज नो स्ट्राइक, ऐसी कंडीशंस हैं। तो मैं इवेंट E1 मान लेता हूँ दैट देयर इज अ स्ट्राइक या देयर विल बी अ स्ट्राइक, ऐसे भी लिख सकते हो। इवेंट E2 ले लो दैट देयर इज नॉट अ स्ट्राइक। ठीक है ना, कोई भी स्ट्राइक नहीं हुआ। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पर हमें फाइंड करना है P ऑफ E। तो ये कैसे निकलेगा? P ऑफ E ओवर E1 इंटू P ऑफ E1। समझे बच्चों? यानी अगर स्ट्राइक होगा तो जॉब के कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी इंटू P ऑफ E1 यानी स्ट्राइक होने का प्रोबेबिलिटी प्लस P ऑफ E ओवर E2। अगर स्ट्राइक नहीं होगा तो जॉब के कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी इंटू P ऑफ E2 यानी क्या कि देयर इज नो स्ट्राइक, इसका प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन गया। क्वेश्चन में से जो भी डाटा है उसको यहाँ पर हम उठा के लिख लेते हैं, ऊपर मैंने जो स्पेस छोड़ा है उसमें। तो यहाँ पर P ऑफ E1 देखते हैं क्या है कि मतलब स्ट्राइक होने का प्रोबेबिलिटी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, यानी ये हो जाएगा 0.65। फिर P ऑफ E2 की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या आ रही होगी। अब यहाँ से P ऑफ E2 की वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी। क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, चेक करके देख लो। स्ट्राइक ना होने का प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, वो कैसे निकलेगा? 1 माइनस P ऑफ E1 करके, यानी देखो ऐसे करके आप निकाल लोगे, दिस विल बी 0.35। ठीक है,
फिर P ऑफ E ओवर E1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्ट्राइक है तो जॉब के कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी, तो 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। समझे, यानी ये बनेगा 0.32। अच्छा, इसी तरीके से P ऑफ E ओवर E2 दैट मीन्स अगर स्ट्राइक नहीं हुआ तो जॉब के कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी, इफ देयर इज नो स्ट्राइक तो जॉब के कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी है 0.80। ठीक है, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे बच्चों। तो चलो जी काम शुरू करो। ये बनेगा आपका 0.32, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 0.65 के साथ। समझे, वैल्यूज़ यहाँ से मैंने पिक कर ली हैं। फिर P ऑफ E ओवर E2 का मतलब क्या था 0.80 इंटू P ऑफ E2। P ऑफ E2 का मतलब है 0.35। अब इस पूरे को कैलकुलेट करके फाइनली आंसर क्या आएगा वो मुझे आप कमेंट करके बताना। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ठीक है जी, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला हुआ है, शो दैट इवेंट E एंड F डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ इट इज नोन दैट E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट। हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे कि अगर इवेंट E और F इंडिपेंडेंट है सो दैट क्लियरली मीन्स कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F, इसका मतलब क्या है P ऑफ E इंटू P ऑफ F। ठीक है ना, इसको हमें बाद में यूज़ करना होगा तो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर वेन डायग्राम की हेल्प से मैं किस तरीके से आपको बताऊँगा। अगर ये आपका इवेंट E है और ये आपका इवेंट F है, ठीक है, इसे इवेंट F मान लो, इसे इवेंट E मान लो, और ये आपका वेन डायग्राम देखो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे बॉक्स को हम सैम्पल स्पेस S से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर F डैश का मतलब क्या है, समझ रहे हो या नहीं? चलिए मैं समझाऊंगा आपको। पहले इस वाले को देखो, इसे क्या कहते हो, याद है कुछ? इसे कहते हैं E इंटरसेक्शन F। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि E माइनस F, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है E इंटरसेक्शन F डैश। ठीक है बच्चों, क्लियर है? E माइनस F का मतलब देखो ये वाला रीजन हुआ बच्चों, दिस इज E माइनस F। समझे? अच्छा देखो इसको फर्दर और कैसे लिख सकते हो, क्या इसे इवेंट E माइनस E इंटरसेक्शन F ऐसे करके लिख सकते हो, है ना? लिख सकते हो ना? चलिए काम शुरू करते हैं। देखो मैं कैसे बताऊंगा। P ऑफ E माइनस F अगर मुझे निकालना हो, दैट मीन्स P ऑफ E इंटरसेक्शन F डैश निकालना हो, सो दिस कैन बी वेरी वेल रिटन एज P ऑफ E माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, P ऑफ E इंटरसेक्शन F डैश, नाउ दैट विल बी इक्वल टू P ऑफ E माइनस, अब देखो P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वेशन फर्स्ट में देखो हमने क्या लिखा है, P ऑफ E इंटू P ऑफ F। समझे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से मैंने डाल दिया P ऑफ E इंटरसेक्शन F का वैल्यू। तो यहाँ पर बेसिकली P ऑफ E कॉमन आ जाएगा। जैसे ही P ऑफ E कॉमन आएगा 1 माइनस P ऑफ F आपको दिखेगा ब्रैकेट के अंदर, ये मैंने डाल दिया, तो ये बनेगा P ऑफ E इंटू P ऑफ F डैश। बार लगा दो, मैं तो डैश बोल रहा हूँ, लिख बार रहा हूँ, P ऑफ E इंटरसेक्शन F डैश इस तरीके से। बस यहाँ से बेसिकली क्या हुआ कि E इंटरसेक्शन F डैश का जो प्रोबेबिलिटी है वो इसके इक्वल है। सो हेंस वी कैन कंक्लूड, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इवेंट E एंड F डैश ये क्या है बच्चों, ये भी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, ये भी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब हो रहे हैं, जब E और F भी इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है ना, टॉप में देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो बस आपका रिजल्ट प्रूव हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या है बच्चों, अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, यानी 4 बार अगर वो बोलेगा तो 3 बार तो सच बोलेगा, लेकिन 1 बार झूठ भी बोल सकता है। He throws a die and reports that it is a 6। ठीक है, what is the probability that it is actually a 6? तो यहाँ पर मैं इवेंट्स देखो कैसे लूँगा, इवेंट E1 it is
एक्चुअली अ 6। क्वेश्चन समझ रहे हो? क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जब डाई थ्रो करेगा तो एक्चुअली में 6 आएगा, फिर जाके वो रिपोर्ट करेगा कि 6 आया है। ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि डाई थ्रो किया और 6 नहीं आया, फिर भी जाके रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया, मतलब झूठ बोल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर दूसरा केस बनेगा इट इज़ नॉट अ 6। ठीक है। फिर एक इवेंट ई ले लो, दैट द मैन रिपोर्ट्स इट एज अ 6। ठीक है बच्चों, बेस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व होने वाला है। यहाँ पर क्या क्या सिचुएशंस हैं चलो मैं आपको दिखाता हूँ। P ऑफ E1 इट इज़ एक्चुअली अ 6 आने का प्रोबेबिलिटी ये होता है। इट इज़ नॉट अ 6 मतलब 1 माइनस 1/6 यानी 5/6 आ जाएगा। अब देखो, जब यहाँ पर P ऑफ E ओवर E1 लिखोगे ना, मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ, 6 आया है और उसने जाके रिपोर्ट किया कि 6 आया है, मतलब वो सच बोल रहा है। समझे? अच्छा, P ऑफ E ओवर E2 इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर E2 मतलब 6 नहीं आया है, लेकिन इवेंट E का प्रोबेबिलिटी मतलब 6 जाके रिपोर्ट कर दिया है भाई साहब ने, यानी झूठ बोल रहा है। दैट इज़ 1/4 हो जाएगा ना, 1 माइनस 3/4 कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारा डाटा तो मैंने क्वेश्चन की हेल्प से निकाल लिया। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ लगेगा बेस थ्योरम का फॉर्मूला, तो चलो कहानी शुरू करो। मतलब बेस थ्योरम का फॉर्मूला पहले लिख तो लो। सो बाय यूजिंग बेस थ्योरम हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली अ 6, यानी मुझे निकालना है P ऑफ E1 जब यहाँ पर उसने पहले से ही रिपोर्ट कर दिया है कि इट इज़ अ 6। तो दैट मीन्स P ऑफ E ओवर E1 इंटू P ऑफ E1, और यहाँ पर P ऑफ E आ जाएगा बेसिकली पूरा, है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ जानबूझ के, डिनोमिनेटर में जो आता है। तो न्यूमरेटर में वैल्यू पुट करो, P ऑफ E ओवर E1 दैट इज़ 3/4। P ऑफ E1 का मतलब हो जाएगा 1/6। ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, तो ये बनेगा 3/4 इंटू 1/6 प्लस, अब यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 1/4 इंटू 5/6। ठीक है। तो यहाँ पूरे के न्यूमरेटर में 3 इंटू 1 यानी 3, और यहाँ पर ये 3 और ये 5, यानी फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 3/8। तो लो जी, क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया है। चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला हुआ है, पढ़ो ध्यान से। यहाँ बोला हुआ है अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। ठीक है। 52 पत्तों के यानी 52 कार्ड्स का जो पैक है उसमें से एक कार्ड खो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स यानी 51 कार्ड्स बचे हुए हैं। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, अब यहाँ से आपको 2 कार्ड निकालने के लिए बोला गया है। 51 में से 2 कार्ड्स निकालने हैं। ठीक है। और दोनों ही स्पेड हैं, ये पता चल गया। देखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ स्पेड्स। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ स्पेड। तो यहाँ पर इवेंट्स मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो। मैं कहूँगा द लोस्ट कार्ड इज अ स्पेड, तो इवेंट E2 में लिखूंगा लोस्ट कार्ड इज नॉट अ स्पेड। ठीक है। और इवेंट E हम क्या लेंगे बच्चों, इवेंट E हम क्या लेंगे, द टू कार्ड्स ड्रॉन आर स्पेड्स। दोनों कार्ड जो आपने निकाले हैं वो स्पेड कार्ड हैं। ठीक है। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी किसका पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ स्पेड, यानी P ऑफ E1 अगर दोनों ही कार्ड आपके स्पेड ड्रॉ किए गए थे। ठीक है ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फाउंड टू बी बोथ स्पेड्स। ठीक है। तो यहाँ पर बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला लगेगा, मतलब P ऑफ E बाय E1 इंटू P ऑफ E1, पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। नीचे P ऑफ E लिख दो डायरेक्टली, या फिर चलो मैं अब ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ, P ऑफ E1 है ना, ये हो जाएगा प्लस P ऑफ E बाय E2 इंटू P ऑफ E2। अब इन सब की वैल्यूज़ निकालने का काम है। चलो यहाँ पर निकालते हैं ज़रा, जो मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है।
P ऑफ E1, इसका मतलब लोस्ट कार्ड क्या था, आपका स्पेड था। तो बेसिकली वो जो लोस्ट कार्ड स्पेड रहा होगा ना, तो टोटल 13 होते हैं स्पेड, तो 13 और अपॉन 52 यानी 1/4 आ जाएगा। सो P ऑफ E2 लिखोगे, सो 1 - 1/4 यानी 3/4 डायरेक्टली ऐसे लिख दो। ठीक है बच्चों। फिर P ऑफ E/E1 लिखोगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका अब एक कार्ड तो खो गया है, और वो कौन सा कार्ड है, तो स्पेड है। तो स्पेड 12 बचे हैं, तो 12 में से 2 कार्ड निकालने हैं, और टोटल कार्ड भी तो एक कम हो गया होगा ना, यानी 51 में से 2 निकालने हैं। तो इसका कैलकुलेशन करोगे, सो 12 इंटू 11/2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आएगा 51 इंटू 50/2 फैक्टोरियल। इसको मैं एज इट इज़ ही रहने दूंगा, फाइनली कैलकुलेशन में यूज़ कर लेंगे। अच्छा, फिर यहाँ से P ऑफ E/E2 जब करोगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब आपका स्पेड नहीं खोया, मतलब 13 कार्ड बचे हुए हैं स्पेड के, लेकिन एक कार्ड तो खोया है ना, यानी 51 कार्ड्स टोटल बचेंगे। देखो इस तरीके से, सो दैट विल बी 13 इंटू 12/2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आपका आ जाएगा 51 इंटू 50/2 फैक्टोरियल। तो वो 2 फैक्टोरियल वाला तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको फाइनली यहाँ पर यूज़ कर लो, जो मैंने बेस थ्योरम की हेल्प से फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपका मन करे तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि बाय यूजिंग बेस थ्योरम, ठीक है ना, मेंशन कर देना चाहिए, अच्छा ही रहता है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे, P ऑफ E/E1 का प्रोबेबिलिटी, यानी ये बनेगा 12 इंटू 11, और पूरे के नीचे क्या है 51 इंटू 50, और P ऑफ E1 ये आपका आया है 1/4। ठीक है, फिर इस पूरे के नीचे आपको यही चीज़ रिपीट करनी है, 12 इंटू 11 अपॉन ये आपका 51 इंटू 50 इंटू 1/4, प्लस ये आपका है 13 इंटू 12 अपॉन में आपका ये आएगा 51 इंटू 50 इंटू में 3/4। तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या होने वाला है, डिनोमिनेटर का तो बिल्कुल कैंसिलेशन हो जाएगा, न्यूमरेटर में से 12 कॉमन लोगे तो वो भी कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 11 इंटू 1 यानी 11, यहाँ पर भी 11, और यहाँ पर 13 इंटू 3 यानी 39। तो ये बनेगा 11/50। एक बार चेक करो, क्वेश्चन 8 का फाइनली आंसर आपके सामने आ चुका है बच्चों। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में क्या बोला हुआ है हमें, यहाँ पर बोला हुआ है 2 groups are competing for an important position on the board of directors of a company. The probabilities that the first and the second group will win are this and this respectively. Also, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3 if the second group wins. Find the probability that the new product was introduced by the second group. देखो यहाँ पर मैं इवेंट्स कैसे लूँगा, इवेंट E1 कि भाई जो फर्स्ट ग्रुप था वो जीत गया, फर्स्ट ग्रुप विंस। ठीक है, इवेंट E2 लेंगे कि जो आपका सेकंड ग्रुप है वो जीत गया, सेकंड ग्रुप विंस, और इवेंट E लेंगे कि न्यू प्रोडक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, और न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है P ऑफ E1, यानी फर्स्ट ग्रुप के जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या था, दैट वाज 0.6। ठीक है, क्वेश्चन की सेकंड लाइन में यहाँ पर देख सकते हो। फिर P ऑफ E2 लिखोगे, यानी सेकंड ग्रुप के जीतने का प्रोबेबिलिटी है 0.4। फिर यहाँ से अगर फर्स्ट ग्रुप जीतेगा तो न्यू प्रोडक्ट के इंट्रोड्यूस्ड होने का प्रोबेबिलिटी है 0.7, यहाँ पर चेक करो। ठीक है, फिर अगर सेकंड ग्रुप जीतेगा तो न्यू प्रोडक्ट के इंट्रोड्यूस होने का प्रोबेबिलिटी है 0.3, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड ग्रुप, यानी आपको निकालना है P ऑफ E2 ओवर E, है ना। तो ये बेस थ्योरम का ही फॉर्मूला लग जाएगा, दैट विल बी P ऑफ E ओवर E2 इंटू P ऑफ E2, और डिनोमिनेटर में आपका P ऑफ E मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है ना, और ये आपका बाय यूजिंग बेस थ्योरम। ठीक है, ये लाइन तो आप लिख ही दो, अच्छा ही रहेगा। चलिए, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, P ऑफ E ओवर E2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0.3, P ऑफ E2 यानी 0.4,
डिनोमिनेटर में पी ऑफ ई लिखा हुआ है मैंने, यानी ये बनेगा पी ऑफ ई ओवर ई वन का प्रोबेबिलिटी इंटू पी ऑफ ई वन का प्रोबेबिलिटी, प्लस ये न्यूमरेटर वाला तो सेम कॉपी कर दो 0.3 इंटू 0.4। ठीक है बच्चों, चलो फाइनली कैलकुलेशन करते हैं। मैं यहाँ पर आंसर लिख दूंगा डायरेक्टली। तो ये बनेगा ऊपर आपका 12, ठीक है ना। अच्छा, नीचे आपका ये 42 और ये आपका 12, दैट मीन्स ये बनेगा 12 अपॉन ये हो जाएगा 54। ठीक है, अब ये पूरा बेसिकली 6 पे कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6 2 ज़ा 12, 6 9 ज़ा 54, 2/9 फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन देख लो ध्यान से। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, अ लेडी डॉक्टर इज टू विजिट एन ओल्ड एंड फीमेल पेशेंट फॉर हर रूटीन चेकअप्स। ठीक है, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल कम बाय ओला कैब, मेट्रो, कार और मोटर बाइक आर रेस्पेक्टिवली दिस 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 एंड दिस। अच्छी बात है, यानी ओला कैब से आने का प्रोबेबिलिटी 0.3, मेट्रो से आने का प्रोबेबिलिटी 0.2, कार से आने का प्रोबेबिलिटी 0.1 एंड मोटर बाइक से आने का प्रोबेबिलिटी 0.4। The probabilities that she will be late are this, this, this and this respectively if she comes by Ola cab, metro, car and motor bike। यानी ओला कैब से अगर आई तो लेट होने का प्रोबेबिलिटी है 0.25, मेट्रो से आने के बाद लेट होने का प्रोबेबिलिटी है 0.30, कार से आने के बाद लेट होने का प्रोबेबिलिटी 0.35 एंड मोटर बाइक से आने के बाद लेट होने का प्रोबेबिलिटी है 0.10। ठीक है, फॉर द इंफॉर्मेशन गिवन अबोव आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इवेंट्स कैसे हम लिखेंगे, ध्यान से देखो। मैं इवेंट्स E1 लूँगा, E2 लूँगा, E3 लूँगा एंड E4 लूँगा। कैसे कि द डॉक्टर यानी शी कम्स बाय ओला कैब, पूरा लिख लेना, मैंने सिर्फ ओला लिखा है। सी कम्स बाय मेट्रो। ठीक है, इवेंट E3 ले लेंगे, दैट सी कम्स बाय कार। ठीक है, और यहाँ पर इवेंट E4 सी कम्स बाय मोटर बाइक। ठीक है, पूरा ही लिख दो भैया, ये तो बड़ा है मोटर बाइक है ना, मैं सिर्फ बाइक लिखने का प्लान बना रहा था। अच्छा, फिर यहाँ पर इवेंट E हम लेंगे, दैट सी इज लेट। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है पढ़ते हैं जरा ध्यान से। What is the probability that the lady doctor will be late irrespective of her choice of the transportation medium। यानी आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है P of E। तो इसका मतलब क्या हुआ, P of E ओवर E1 इंटू P of E1 प्लस P of E ओवर E2 इंटू P of E2 प्लस P of E ओवर E3 इंटू P of E3 प्लस P of E ओवर E4 इंटू P of E4। ठीक है, अब इन सब की वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन में तो ऑलरेडी ही गिवन है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो P of E1 का मतलब क्या है, यानी वो ओला से आएगी, इसका प्रोबेबिलिटी था 0.3, चेक करो। ठीक है, P of E2 मेट्रो से आने का प्रोबेबिलिटी 0.2। ठीक है, फिर यहाँ से आपके कार से आने का प्रोबेबिलिटी दे रखा था 0.1 और फिर मोटर बाइक से आने का प्रोबेबिलिटी था 0.4। ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। ठीक है बच्चों, अच्छा फिर इसके बाद P of E बाय E1, तो इसका मतलब क्या है 0.25। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ से E बाय E2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.30 या 0.3 लिख दिया है मैंने फ़िलहाल। फिर E बाय E3 दैट मीन्स 0.35, फिर P of E बाय E4 दैट इज़ 0.10। ठीक है, 0.10 मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं ज़रा। तो जैसे इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करोगे, P of E बाय E1 दैट मीन्स 0.25, लेट मी पुट इट हेयर 0.25 इंटू P of E1, यानी ये हो जाएगा 0.3 प्लस P of E बाय E2 दैट इज़ 0.3 इंटू P of E2 यानी 0.2। ठीक है, प्लस P of E बाय E3 दैट इज़ 0.35
इंटू पी ऑफ E3 यानी 0.1 प्लस पी ऑफ E बाय E4 यानी ये हो जाएगा 0.1 इंटू पी ऑफ E4 यानी 0.4। ठीक है, चलो फाइनल कैलकुलेशन करते हैं, ज़रा क्या आएगा देख लेते हैं। तो ये बनेगा आपका 75/100, ठीक है ना, 000 आ जाएगा। यहाँ पर करोगे तो ये बनेगा 6/100, ठीक है। जानबूझ के देखो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा अगले में आ जाओ, सो दैट विल बी 35 और नीचे आपका आ जाएगा 100 और एक और 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा 4/100, लेकिन मैं क्या करूँगा देखो इस तरीके से, ताकि डिनोमिनेटर सबका सेम रहे, ठीक है। तो चलो ऐसे कर लो, न्यूमरेटर वालों को बड़े आराम से आप ऐड कर सकते हो। 60 + 40 क्या आएगा बच्चों, ये तो आपका 100 हो जाएगा। 75 + 35, सो दैट मीन्स ये आपका बनेगा 110, ठीक है। यानी ये पूरा मिलकर क्या बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा 210, दैट मीन्स 21/100, यानी इसे आप क्या लिख सकते हैं 0.21। तो बस ये आपका आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब चलते हैं जरा सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। तो ये रहा सेकंड पार्ट, इसमें क्या बोला हुआ है, तो इसमें कह रहा है व्हेन द डॉक्टर अलाइव्स शी इज लेट, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी कम्स बाय ओला कैब। तो यहाँ पर बाय यूजिंग बेस थ्योरम का फॉर्मूला हम सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। तो अब क्योंकि इसने प्रोबेबिलिटी पूछी थी कि दैट शी विल बी कमिंग बाय ओला कैब, दैट इज P of E1 इफ शी इज ऑलरेडी लेट, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा P of E बाय E1 इंटू P of E1 और पूरे के नीचे P of E लगा दो, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जैसे ही मैं वैल्यूज पुट करूँगा, P of E बाय E1 दैट मीन्स 0.25, P of E1 दैट मीन्स 0.3, सो दैट विल बी 75 अपॉन, देखो इस तरीके से, समझे बच्चों, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ से ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, इसको चेक करो, समझे आप लोग, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्योंकि मुझे क्या करना है डिनोमिनेटर में मुझे करना है P of E, सो P of E के लिए मैं यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू यूज़ करने वाला हूँ 210 अपॉन 1000, ठीक है। इससे बेनिफिट ये होगा कि 1000 आपको दिख रहा होगा ना, वो कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी हैविंग ओनली 75/210 लेफ्ट विद यू, ठीक है। अब यहाँ से मुझे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, जरा 15 का टेबल रीड करना, 15 5 जा यानी ये तो 5 आएगा और 15 × 14 ये करके देखो क्या होगा, ध्यान से मल्टीप्लाई कर लो, 15 4 जा क्या होता है, तो ये 60 का 0 कैरी 1, 15 1 जा 15 + 6 यानी देखो इस तरीके से, कुछ समझ आया, यानी ये बनेगा 5/15। तो बस ये आपका फाइनली आंसर हो गया सेकंड पार्ट का, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट का भी सॉल्यूशन हो चुका है, सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन हो चुका है। तो इस तरीके से ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व कर लिया है बच्चों। तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।